नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से विधायक अर्जुन चौटाला जी हमारे साथ हैं। चौटाला जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अर्जुन जी, अगर हम बात करते हैं, इस वक्त पेंशन का एक बड़ा मुद्दा है प्रदेश के अंदर। सरकार जो बुजुर्गों की पेंशन काट रही है और ताऊ देवीलाल ने पेंशन को एक सम्मान के रूप में जो है बूढ़ों को देने का काम किया था, तो क्या कहेंगे आप? देखिए जी, आप इसको पेंशन ना कहिए, और सम्मान भत्ता जो था जननायक चौधरी देवीलाल ने सभी बुजुर्गों के लिए, हरियाणा प्रदेश के सभी बुजुर्गों के लिए, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी वर्ग से हो, कोई भी व्यापार करे चाहे कुछ करे, वो हरियाणा प्रदेश के समस्त सभी बुजुर्गों के लिए एक सम्मान भत्ता था। उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, प्रदेश को इतने साल की उनकी जो सेवा है उसको देखते हुए सभी बुजुर्गों के लिए उन्होंने करने का काम करा। लेकिन आज की मौजूदा जो सरकार है वो बार बार एक बहाना मारने का काम करती है। वो इस सम्मान भत्ता को ख़त्म करना चाहती है और लगातार वो बहाना मारने का काम करते हैं कि जी जिनकी आय ज़्यादा है हम उनका सम्मान भत्ता काटेंगे। मैं आपसे एक सीधी सी बात कहता हूँ, भाई आप आमदनी देख रहे हो, आप खर्चा भी तो देखो ना। भाई आज के दिन जो खर्चा बढ़ चुका है एक आम आदमी का, डेली का, आम चीज़ों का, आम जो हमें डेली की चीज़ें चाहिए, हर चीज़ का खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और उसके कारण जो ये सम्मान भत्ता है जो आज के दिन जो मिल रहा है बुज़ुर्गों को, चाहे आपकी कितनी भी आज के दिन इनकम हो, सम्मान भत्ता तो रहना ही रहना चाहिए। तो क्या इसको लेकर आपकी पार्टी कोई आंदोलन करेगी, कोई अभियान चलाएगी, जिस तरीके से जो पेंशन काटी जा रही है, सम्मान भत्ता काटा जा रहा है? देखिए जी, क्या रणनीति रहेगी इसको लेकर? रणनीति हमारे सभी बड़े जो कार्यकर्ता साथीगण हैं उन सभी ने मिलकर के इस पे फैसला लिया है। हम 20 तारीख को पंचकुला में एकत्रित होंगे और उस दिन एक बड़े आंदोलन की हम शुरुआत करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, जो ये सम्मान भत्ता है ये सभी के लिए एक बराबर दिया गया था। इसके अंदर किसी भी प्रकार की इनकम की बात होनी नहीं चाहिए। एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा मैं। हम गांव के अंदर जाते हैं, खेती करने वाले आपको बहुत परिवार मिलेंगे। अब भाई एक परिवार के अंदर के जो ज़मीनें बोरे हैं वो 4 भाई भी हो सकते हैं, 2 भाई भी हो सकते हैं। क्या पता भाई दादा लाई उनकी ज़मीन पड़ी और क्या पता परदादा लाई पड़ी हो। होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो जिनकी परदादा लाई ज़मीन पड़ी है फिर उनकी आमदनी तो ज़्यादा होगी। बिल्कुल होगी। लेकिन भाई मेंबर इतने ज़्यादा हैं घर के कि खर्चा भी तो देखना पड़ेगा ना। तो आज के दिन जैसे कि मैंने बात की, हर चीज़ के अंदर खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है और ये सरकार वो चीज़ देख ही नहीं रही। इस सरकार को आज भी इसका एहसास नहीं है, क्योंकि ये लोगों से कहीं ना कहीं कटे हुए हैं। इनको इस बात का एहसास दिलाने के लिए हम सब मिल करके 20 तारीख को पंचकुला जाने का काम करेंगे। और मैं तो आपके माध्यम से तमाम हरियाणा प्रदेश के लोगों को कहना चाहूँगा कि आप सब भी ज़रूर 20 तारीख को पंचकुला पहुँचने का काम करें। इस सरकार के ऊपर हम सब मिलकर दबाव बनाने का काम करेंगे ताकि जो सम्मान भत्ता है, जो हरियाणा के हर बुजुर्ग का हक है, उस हक को ही ख़त्म ना कर सके। अर्जुन जी, इस वक्त एक बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है और अब कुछ दिन पहले के कंप्यूटर साइंस की जो लिस्ट लगी है, 1700 कुछ पद थे, उसमें से 39 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि हरियाणा से बाहर के जो युवा हैं उनको रोजगार मिल रहा है, प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, भारत सबके लिए है। हमें कभी इस बात से आपत्ति नहीं होगी कि कोई बाहर का लड़का आके अगर उसको यहाँ रोजगार मिलता है तो कोई गलत बात है। बथेरी प्राइवेट कंपनियाँ यहाँ पर लगे हुए हैं बाहर के बच्चे। दुख सबसे ज़्यादा इस बात का है कि भाई क्या हरियाणा में क्वालिफाइड बच्चे नहीं है? क्या पढ़े लिखे बच्चे नहीं है? आप आज हरियाणा के किसी गांव में चले जाओ जी, आपको PhD तक करे हुए बच्चे बेरोजगार मिलेंगे। ये बड़ी दुखद बात है हमारे लिए। दुख सबसे ज़्यादा इस बात का है कि भाई हमारे पास पढ़े लिखे बच्चों की कोई कमी नहीं है और फिर भी लगातार हरियाणा प्रदेश के बाहर के बच्चे लगे जा रहे हैं। ये बहुत संदेह की बात है। इसके पीछे ना केवल बीजेपी बल्कि इसके पीछे RSS का जो एजेंडा है, जिस प्रकार से वो समाज को लगातार बांटने का काम करते हैं, जिस प्रकार से वो RSS की विचारधारा सरकारी महकमे के तहत लोगों के अंदर उसको इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोची समझी साजिश है सारी बीजेपी और RSS की। HPSC का मेंबर बाहर का है, प्रदेश का नहीं है। आप एक चीज़ देखिए जी, आप HPSC मेंबर की बात करते हैं, आज के दिन कितने ऐसे सरकारी पद हैं जो हमारी देन की सारी एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं वो बाहर के। SDO ले लो, BDO ले लो,
डीसी तकात ले लो। बाहर से कितने हैं प्रदेश के अंदर? सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखो ना कि सेंट्रल डेप्यूटेशन के अलावा भी जो डेप्यूटेशन प्रदेश दे सकती है वो भी बाहर से बुलाए जा रहे हैं। ये कारण क्या है? मेरे को से यही तो बात है भाई, अपने HPSC के अंदर के तहत भर्तियां करो, पूरी करो उनको। प्रदेश के बच्चे लगेंगे जिनका प्रदेश के साथ जुड़ाव है, वो प्रदेश के लिए मेहनत भी करेंगे, वो प्रदेश को आगे बढ़ाना भी चाहेंगे। इंसान सबसे ज़्यादा मेहनत किसको सुंदर बनाने के लिए करता है? पड़ोसी के घर को या अपने घर को? अपने घर को। अपने घर को करेगा। इन बच्चों का घर है, ये अपने प्रदेश के लिए मेहनत करेंगे, इनको मौका दो। अर्जुन जी, अगर आपकी पार्टी की हम बात करते हैं तो आपकी पार्टी के फिलहाल 2 विधायक हैं, तो संगठन विस्तार के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए जी, संगठन को मजबूत करने के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी रणनीति नहीं बनाई जाती। आप सही मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जाओ, लोगों से चर्चा करो, उनसे मिलो, उनकी समस्या सुनो, उनके समाधान करने की कोशिश करो। यदि समाधान होता है तो करो, यदि नहीं होता तो सरकार पे दबाव बनाने का काम करो। हम लगातार इस प्रकार से जनता के बीच जाते रहें। जननायक चौधरी देवीलाल को हमेशा लोगों को प्यार मिला है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को हमेशा लोगों का प्यार मिला है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को हमेशा लोगों का प्यार मिला है। आज भी हरियाणा प्रदेश में जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है, जब कोई बड़ी लड़ाई लड़नी होती है, तो लोग आज भी चौधरी अभय सिंह जी से उम्मीद करते हैं कि हमारी लड़ाई सबसे पहले कोई लड़ेगा तो चौधरी अभय सिंह जी लड़ेंगे। लोगों का प्यार है और ये प्यार तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से आपने नाम लिया चौधरी अभय सिंह चौटाला का, तो एक टैगलाइन हमेशा चलती है कि अब है ही सत्य है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जी, इसका कोई बहुत लंबा चौड़ा इसको वो नहीं निकालने की जरूरत है। कारण ये है, और ये हमारे कई साथी थे वो कहा करते थे कि वो इसलिए कहा करते थे क्योंकि ये बात सभी जानते हैं, जिन भी लोगों की आज तक मुलाकात चौधरी अभय सिंह जी से हुई है, कि वो कभी भी आपको झूठ नहीं बोलेंगे। अगर आप उनके पास कोई काम लेकर के गए तो भाई हो सकता है तो आपको बोलेंगे हाँ, और अगर नहीं हो सकता तो आपको वहीं पर ही बोल देंगे ना भाई नहीं हो सकता, आपको फालतू चक्कर नहीं कटाएंगे। दूसरी बात, जो वो बात कहते हैं चौधरी अभय सिंह जी अपने जुबान के बड़े पक्के हैं, जो बात वो कहते हैं उस बात को पूरा करते हैं, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। ये बात हमेशा मानी गई है। हमारा कार्यकर्ता आज भी इतना अटूट इसलिए है क्योंकि चौधरी अभय सिंह जी उनके साथ खड़े हैं और उनके लड़ाई को आगे लड़ने का काम करें, इसलिए लोग ये कहते हैं। तकरीबन 20 साल हो गए हैं आप लोगों को सत्ता में आए हुए, तो वजह क्या है? पहले आपका कभी दबदबा हुआ करता था हरियाणा प्रदेश में, तो जनता बार बार क्यों नकार रही है आप लोगों को? घर का बेदी लंका ढाए, इसके अंदर कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। लोगों ने लगातार चाहे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बने, परंतु समीकरण इस प्रकार से कभी बन नहीं सके। लोगों को हमेशा प्यार मिला है, 2009 में भी बहुत प्यार मिला था, परंतु उस समय भी कई कारणों से आज हमें पता चलता है भी वो कारण क्या थे। और उसी प्रकार से 2019 में भी लोगों ने मन बनाया था कि 19 में भी हम इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार देखना चाहते हैं, लेकिन उस समय भी कई लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे, जो नहीं देखना चाहते थे कि भी चौधरी अभय सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आगे बढ़ाओ। जो ये ऐसे लोग थे जो नहीं देखना चाहते थे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का भी दोबारा राज है। तो क्या ये जो आपकी पार्टी दो फाड़ हुई, क्या ये सोची समझी रणनीति थी या ये सब एकाएक हुआ है? बेचारे हत्ते चढ़ गए बीजेपी का, और कुछ नहीं। सबसे बड़ा कारण ये है, बीजेपी जिस भी प्रदेश के अंदर गई है उनका हमेशा पहला प्रयास ये रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल में, किसी भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल में उस दल की जो सबसे कमज़ोर कड़ी है उसको तोड़ने का प्रयास करा है। दुख की बात यह है कि भाई हमारे दल में सबसे कमज़ोर कड़ी वो थी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता था, और उस कड़ी का, उसके लालच का बीजेपी ने फ़ायदा उठा करके इस संगठन को नुकसान पहुंचाया। ना केवल इस संगठन को बल्कि प्रदेश को नुकसान पहुंचाने का काम करा। तो हम अक्सर देखते हैं कि जो जेजेपी पार्टी है वो आप लोगों पर ज़्यादा हमले करते हैं, तो क्या पारिवारिक दुश्मनी मान रहे हैं वो लोग या राजनीतिक दुश्मनी है ये? देखिए जी, मुझे नहीं पता किस प्रकार की दुश्मनी है। हमने कभी भी किसी पर, जहाँ तक प्रदेश की बात आती है, जहाँ तक राजनीति की बात आती है, पर्सनल अटैक में विश्वास नहीं रखते। और आपने देखा होगा, मैं किसी पे भी आज तक पर्सनल अटैक नहीं करता। मैं केवल और केवल प्रदेश के मुद्दों की बात करता हूँ, क्योंकि जी हमारी पहली जो प्राथमिकता है वो प्रदेश की जनता के प्रति है। आज आप बैठे हो मेरे साथ, माइक पर बैठा हूँ, आज
मेरे को एक पद मिला है, मेरे को एक जिम्मेवारी मिली है, मैं ये कोई पर्सनल अटैक करने के लिए थोड़ी बैठा हूँ यहाँ पर, प्रदेश के लिए बैठा हूँ। बिल्कुल। तो हमारा तो देखो जी फोकस है प्रदेश। अब और किसी का कहीं पर हमारे ऊपर फोकस रहता है तो इसका तो जी मेरे पास कोई इलाज थोड़ी है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से अभय जी को धमकियाँ मिली तो उस तरफ से के बयान आए कि भाई जो लोग धमकियाँ देते थे उनको धमकियाँ कैसे मिल सकती हैं। जैसे कि मैंने कहा भाई हमारे मुद्दे हैं प्रदेश के मुद्दे और उनके मुद्दे हैं इनेलो, तो फर्क है ना जी। तो अब कुछ भी हो जाए उन्होंने कोई ना कोई टिप्पणी करनी है जी, हमें इस बात का फर्क नहीं पड़ता। हम पर्सनल अटैक नहीं करना किसी। हमारी आज के दिन प्राथमिकता और हमेशा से रही है कि हरियाणा प्रदेश का हित कैसे हो, हरियाणा प्रदेश के हित को आगे कैसे बढ़ाया जाए, हरियाणा प्रदेश के युवा को जो आज देखो ना प्रदेश के अंदर 38% बेरोजगारी है, कितना आज प्रदेश का बुरा हाल है। ये प्राथमिकता होनी चाहिए। युवा योद्धा की आप रैली करते हो और टारगेट अर्जुन को करते हो, फिर क्या रहेगा। प्राथमिकता प्रदेश है हमारी, हम प्रदेश के मुद्दे उठाते हैं। एक आरोप जो है आपकी पार्टी पे लगते हैं और आपकी पार्टी भी जो है कांग्रेस पार्टी पर लगाती है कि आप लोग बीजेपी से मिले हुए हो, कांग्रेस वाले कहते हैं कि आप मिले हुए, आप कहते हो कि वे बीजेपी से मिले हुए हैं, तो इसमें सच्चाई क्या है इसमें? देखिए जी, अक्सर क्या होता है, क्योंकि पिछले दिनों गोकुल शेतिया ने एक फोटो तक दिखाया था कि भाई आप लोग मनोहर लाल जी से मिले हो। वो भी मिलते हैं, सारे मिलते हैं, हुड्डा जी मोदी जी से मिलते हैं, आमतौर पर मुलाकात हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे घर में ब्याह शादी होते हैं, हम आज भी एक दूसरे के जाते हैं। चौधरी अजय सिंह जी रणदीप सिंह जी के गए थे, सुरजेवाला जी के, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हुआ। क्या कांग्रेस से, क्या बीजेपी से, क्या प्रदेश भर से लोग नहीं आए थे? फिर सामाजिक तौर पर एक अलग चीज़ है, राजनीतिक तौर पर हमारी नहीं बनती, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एक आपको एक बात बताऊंगा, ये एक कहावत है, जो सबसे बड़ा चोर होता है ना, वही सबसे ज्यादा चिल्लाता है मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। कांग्रेस जब चुनाव था, जब चुनाव हारे, आज भी कल भी उनका एक ही रटी रटाई बात है। क्यों है? इनके पास क्या और कोई बात नहीं करने को? ये सारा दिन क्या बात करेंगे? ये सारे दिन वोट चोरी की बात करेंगे। कोई आप जाओ समाज में, जाओ इधर उधर जाओ, लोगों से मिलते हो, कोई करता है क्या आपसे वोट चोरी की बात? बिल्कुल नहीं, मुद्दा ही खत्म है, कोई करता ही नहीं बात है। मुद्दे क्या है यार? बेरोजगारी है, लोगों को काम नहीं मिल रहा, लॉ एंड ऑर्डर कितना खराब हो रखा है, इतनी सारी चीजें हैं जो आज प्रदेश में जिनके हालात खराब है, उन पे तो बात ही नहीं कर रहे। इन्होंने तो आज भी एक ही रोना रख रखा है कि हम सत्ता में आ जाते तुमने वोट चोरी करे। इन्होंने वोट नहीं चोरी करा, इन्होंने हुड्डा चोरी कर लिया था, ठीक है, और वो दाब गया सारी की सारी कांग्रेस ने। वे यही बात तो आप लोगों को बोलते हैं कि भाई अगर अभय जी की गाय दूध देना बंद कर दे तो इल्जाम बिला हम पर लगाते हैं लोग, मतलब सरकार बीजेपी की है और आरोप सारे हम पर लगा रहे हैं। एक बार गांव में एक संगी था, बहुत बुंडा गाँव था, और सारे गांव वाले परेशान हो गए। एक आदमी है लठ ले गए, सांगी उसको दिख के डर गया, वो छुपे, लठाड़ा उसके पीछे पीछे। फिर सांगी जब देखा तो लठाड़ा बोले, अरे तू ना छुप, मैं तने कौन मारूं, तने लाड़ियाँ कौन था, तू मैंने यो बता। तो यो बीजेपी ने लाड़ी कांग्रेस ने। सबसे बड़ा कारण क्या है आज के दिन बीजेपी यहाँ पर है, जिस मुकाम पर पहुंची है? आपसे छुपी हुई बात नहीं, मेरे से छुपी हुई बात नहीं, प्रदेश से छुपी हुई बात नहीं। लहर थी एक तरफा बीजेपी के खिलाफ, थी कि नहीं थी? बिल्कुल। लोग पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ थे, लोग पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में थे। फिर भी इनके नेताओं ने जा के, जो हुड्डा गुट के पर्सनल आदमी नहीं थे, उनको जा के हराने का काम करा। जब टिकट का विस्तार होता है तो उससे पहले हुड्डा साहब की ईडी की रेड पड़ती है, रातों रात पड़ती है, बहुत कम लोगों को पता चलता है। और उस रेड के बाद जितने भी जीते हुए विधायक थे, उन सब की टिकट रिपीट हो जाती है, जिनका पता है कि भी ये नहीं जीतेंगे दोबारा। तो ये सारी सोची समझी चीज थी। मैंने आपको क्या बताया, चोरी वोटों की नहीं हुई थी, चोरी हुड्डे की हुई थी। बीजेपी हुड्डे ने चुरा के ले गए, कांग्रेस ने इतने बेरा को नहीं। अर्जुन जी, एक आप लोग अब लगातार रोहतक के आसपास अपनी राजनीति को फैला रहे हैं,
तो क्या अब आप लोग ये मान रहे हैं कि जो राजनीति है वो रोहतक से चलेगी, जो रोहतक पर कब्जा करेगा वही हरियाणा पर कब्जा करेगा? देखिए जी, ये कहना गलत है कि भी हम अपनी राजनीति किसी एक क्षेत्र में फैला रहे हैं या किसी एक क्षेत्र से हरियाणा की राजनीति चलेगी। सबको साथ लेकर के चलोगे तभी आप प्रदेश के लिए काम कर रहे हो ना। अगर आप किसी एक क्षेत्र में रह जाओगे तो आप केवल उस क्षेत्र के हो। अगर इस प्रकार से चलते तो जननायक चौधरी देवीलाल कभी सिरसा से बाहर ना जाते, ना कभी वो सिरसा से बाहर कभी चुनाव लड़ते। तो हमारे किसी प्रकार से ये सोच नहीं है कि किसी एक से, हाँ ये एक बात सच्चाई है भी, हमारा रोहतक जिले के साथ एक बहुत पुराना नाता, और रोहतक ही वो जिला है जिस जिले ने जननायक चौधरी देवीलाल को लगातार आशीर्वाद भी दिया और उनको दुनिया की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करा। रोहतक ही वो जिला है जहाँ पर हमेशा पारिवारिक तौर पर भी हमेशा हमारा आना जाना लगा रहा है। अब की बार भी जब लोग ये कहते हैं कि जी आपने रोहतक में गतिविधियाँ बढ़ा दी, तो रोहतक में गतिविधियाँ नहीं बढ़ाई। रोहतक में हमारे पुराने साथियों के साथ मिलकर के हमने संगठन को और मजबूत करने का काम करा है। एक बार जब देवीलाल जी 2 जगह से चुनाव जीते थे तो उन्होंने रोहतक को छोड़ दिया था, तो क्या वो बड़ी गलती थी? देखिए जी, बहुत बार जब सोचा जाता है, जब कोई फैसले लिए जाते हैं, अब देखिए जी मैं तो तुलना नहीं कर सकता ना जननायक चौधरी देवीलाल जी के साथ। किस प्रकार से वो फैसला लिया गया, क्या सोच करके ये फैसला लिया गया, वो जानते हैं। और हम मतलब सपने में भी नहीं सोचते, क्योंकि उन्होंने तो देश की लड़ाई लड़ी है। देखो हम अभी तक उस मुकाम तक ही नहीं पहुंचे जहां हम वो सोच रख सकते हैं। लेकिन कई बार अक्सर मन में ये बात आती है कि यदि उस समय रोहतक रह जाते, तो कई बार ये ख्याल आपके भी मन में आते होंगे, बहुत लोगों के भी मन में आते होंगे कि परिस्थितियाँ शायद अलग होती, शायद माहौल कुछ अलग होता, शायद कुछ चीज़ें अलग होती। एक इस तरीके से आप लोगों का के खिलाफ माहौल बना गया है कि घरों पर कब्जे कर लिए थे, ज़मीनों पर कब्जे कर लिए थे, कि आपके राज्य में जो है रोहतक जेल से सरकार चलती थी। इस तरीके के नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है? भाई मैं एक चीज़ कहता हूँ, आप नैरेटिव क्यों सेट कर रहे हो? केस कर दो, कौन मना कर रहे? बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं भाई साहब। अगर यदि आपको लगता है तो 10 साल आपका राज रहा, आप कर देते। 10 साल बीजेपी का राज रहा, आप कर देते। क्यों नहीं कर रहे? भाई कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि भी सबूत लाओ। हम भी कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से कह रहे हैं, जाओ सबूत लाओ। ये केवल और केवल लगातार चौधरी अभय सिंह जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वही बात है, इनके पास भी और कोई मुद्दा नहीं है। चौधरी अभय सिंह जी के ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई उन्होंने कभी समाज को बांटा नहीं, कभी उन्होंने किसी प्रकार से किसी एक वर्ग के लिए या किसी एक के लिए किसी समाज को नुकसान पहुंचाया, या कभी भी किसी प्रकार से कोई ये नहीं कह सकता कि चौधरी अभय सिंह जी के ऑर्गेनाइजेशन में कोई कभी कमी आई है। उनके पास कोई बात नहीं है कहने को, तो इस तमाम सारी बातें कहेंगे लगातार हो, और कोई बात होगी तो करते करें। आप जो मौजूदा सरकार है, सरकार को किस तरीके से देखते हैं? देखिए जी, इस मौजूदा सरकार का एक कंप्लीट फेलियर है। आप एक चीज़ देखिए, सरकार को 2 तरीक़ों से जज किया जाता है। एक जो सरकार आंकड़े देती है तो सरकार ही बना रही है, और एक बड़ी सीधी सी चीज़ है जी जो आपको आसपास दिख रहा है। और जब हम आसपास देखते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर में एक बहुत बड़ी कमी दिखती है। प्रदेश भर के अंदर ना केवल लॉ एंड ऑर्डर के हादसे बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि जो डीजीपी जो रिटायर हुए थे ओपी सिंह जी, उन्होंने जाते जाते अपने लेटर में एक बात की कि आर्म्स के केस बहुत बड़े हैं प्रदेश के अंदर। भाई आर्म्स के केस बढ़ने का मतलब क्या है कि क्राइम बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ पिछले 5 साल में तो बहुत ही बुरी तरह से बड़े ही गंभीर अपराध बढ़ चुके हैं। अगर हम अपने प्रदेश में अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रख सकते, तो फिर भाई हमारी कई बार क्यों लगता है भी हमारी संस्कृति जो है एक बहुत मजबूत संस्कृति रही है, तो कई बार शर्म आती है जब भी कोई ऐसा हादसा होता है। इतना बुरा लगता है ये चीज़ देख करके कि क्या हाल हो चुका है प्रदेश का। जिन लोगों को उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, जिस प्रशासन को ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी किसी बहन बेटी के ऊपर कभी कोई किसी तरह की तकलीफ ना आए, प्रशासन ही उनके ऊपर केस करने का काम करता है।
बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर केस करने का काम करते हैं। क्या हाल हो रहा है प्रदेश का। जब आप देखो, जब हम बात करते हैं रोजगार की, आज बेरोजगारी कितनी बड़ी है भैया हमारी, कितनी लंबी चर्चा इसी बात पर हुई है ना। कितने पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनको आज रोजगार मिल ही नहीं रहा। तो भाई प्रदेश के हालात ठीक तो नहीं लग रहे। तो चाहे सरकार कुछ कहती रहे, आप आसपास अगर देखो तो आपको पता चलेगा प्रदेश के हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। एक क्या सरकार की जो पॉलिसीज हैं ऑनलाइन को लेकर, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, ऑनलाइन हर चीज़ ऑनलाइन जो हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ सही है या इस बदलाव होना चाहिए? देखिए कि कोई भी चीज़ हो, बात चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे आप कागज़ पे करो, है तो चलो सारा लिखित में। बात ये आती है कि भी वो सही तरीके से करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा। सीधी सी बात तो ये है। भाई लिखित में भी जब पहले कोई भी सरकारी काम होता था, कागजी कार्रवाई नॉर्मल होती थी, हर चीज़ ऑनलाइन ही होती थी, तब भी तो भाई यही होता था ना भी, अगर ठीक से बंदा काम कर रहा है तो ठीक से प्रक्रिया होती थी, और अगर कोई गलत बंदा आ जाता था उस पोस्ट पर तो कागजी कार्रवाई ढंग से नहीं होती थी, तो उसका भी नुकसान होता था। अब ऑनलाइन की दिक्कत क्या है, हमारी जो वेबसाइटें हैं वो इतनी गंदी क्वालिटी की है कि आधे से ज़्यादा टाइम वो चलती ही नहीं है। अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। नीट के अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुए थे, और अब उसके बाद जो MBBS के डॉक्टर हैं उनकी अभी वो हो रही है, भर्ती हो रही है, काउंसलिंग के राउंड चल रहे हैं। तो जब राउंड चल रहे थे तो तीसरे राउंड के अंदर वेबसाइट ने रजिस्ट्रेशन करना बंद कर दिया, फेल होगी वेबसाइट। और वेबसाइट फेल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद उसकी तारीख बढ़ाने, आगे बढ़ाने का काम करा, टाइम आगे बढ़ाने का काम करा, ताकि वेबसाइट को ठीक करा जाए और फिर रजिस्ट्रेशन के लिए 3-4 और दिन का समय स्टूडेंट्स को, एस्पायरिंग डॉक्टर्स को उनको दिया जाए। तो ये तो हालात हैं हमारी सेंट्रल जो आपकी वेबसाइट है उनके। हरियाणा की बता दूं, हरियाणा की मैंने सवाल लगाया था तो मंत्री जी ने जवाब दिया, जी पोर्टल पर है। मैंने मोबाइल दिखाया, पोर्टल खुल ही नहीं रहा। अपने तो बहुत बुरे हाल हैं, चलना तो दूर की बात, वेबसाइट ही नहीं खुलती। तो फिर फ़ायदा क्या भाई साहब? अगर आपका सरकारी दफ्तर हफ्ते में से 7 दिन बंद रहे और 7वां दिन संडे है, फिर क्या फ़ायदा उसका? तो ये हालात हो रखे हैं। आपने चलानी ऑनलाइन, आप चलाओ और ढंग से चलाओ। ये बार बार ये कहना कि ये ऑनलाइन के खिलाफ है, ऑनलाइन के खिलाफ है, ये लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। हम सीधी सीधी एक बात कहते हैं, भाई काम करना है तो ठीक से करो, नहीं करोगे ठीक से तो बिल्कुल हम तुम्हें खींचने का भी काम करेंगे, तुम्हारी असलियत लोगों तक लाने का भी काम करें। हमने बहुत पहले एक बात खुल करके कही है, ढंग का काम करोगे चाहे कोई भी सरकार हो। हम मानते हैं भी अच्छा काम अच्छा ही होता है, लेकिन गलत काम के ऊपर हम आँख तो बंद नहीं कर सकते अगर काम सही तरीके से नहीं हो रहा। और हमें जिम्मेवारी दी गई है कि आप विपक्ष के होने के नाते आप इन बातों को उठाने का काम करो, आप सरकार तक ये बातें ले जाने का काम करो। तो हम आँख तो नहीं बंद कर सकते, हम बोलेंगे। एक अभय जी ने का आरोप लगाया था, कहा था कि जो नायब जी हैं वो डमी CM हैं। तो क्या उस तरफ से भी जवाब आया था कि हम बेहतर काम कर ले, इसलिए आप लोग जानबूझकर ये आरोप लगा रहे हो? तो क्या आपको भी लगता है कि ऐसा कुछ है? क्योंकि आप तो विधानसभा में जाते हो, मेंबर हो। भाई पहले तो जब वो कहते हैं हम बेहतर काम कर रहे हैं, आपके हमें मेरे को ये बता दो कौन है भाई, सरकार कौन चला रहे, पहले तो यही बता दो। भाई जब चौधरी अभय सिंह जी ने कहा डमी CM है तो उन्होंने कोई झूठी बात नहीं कही। आज के दिन सरकार में बैठे मंत्रियों को भी नहीं पता कि ये सरकार कौन चला रहा है, तो फिर ये डमी सरकार ही हुई। भाई अगर मैं आपको जिम्मेवारी दूं, आपकी जिम्मेवारी और कोई निभाए, और आपको ही ना पता हो कि भाई जिम्मेवारी निभा कौन रहा है, आपको दस्तखत करने के लिए रखा है, तो मैं आपको क्या कहूँगा? डमी कहूँगा। तो उन्होंने गलत बात तो नहीं की। सरकार चला कौन रहा है ये तो हमें भी नहीं पता, ये तो बीजेपी जवाब देगी, किसी को भी नहीं पता। यही तो देखो ना, अचंभे की बात है, एक डेमोक्रेसी में जनता जहाँ पर फैसले करती है वहाँ जनता को ही नहीं पता कि भाई हमारे फैसले कौन ले रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी बजट पेश हुआ है केंद्र का, तो किस तरीके से देखा आपने बजट को?
17 प्रदेशों के लिए अलग से रिलीफ दिया, 17 में से 2 प्रदेशों का अलग से नाम लिया गया और उनको बजट का रिलीफ के अंदर स्पेशल ग्रांट के तहत 3 लाख करोड़ से ज़्यादा, लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा स्पेशल ग्रांट दिए इन स्टेट्स को, पंजाब और यूपी को, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। 11 लाख करोड़ अलग अलग स्टेटों को, इन सबको स्पेशल ग्रांट में देने का काम करा। 11 लाख करोड़ से ज़्यादा ही है। मैं तो ये कहूँगा जी 1-1.5 लाख करोड़ हरियाणा को दे देते, हमारा कर्जा ही कुछ कम हो जाता। हरियाणा को 1 पैसा नहीं मिला स्पेशल ग्रांट। तो यहीं से आपको बजट की और सरकार की जो मानसिकता है इसके बारे में पता चलता है। इस बजट में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे किसी भी प्रकार से आम आदमी को किसी भी तरह की सहूलियत मिल सके। कोई टैक्स में रिबेट नहीं है, किसी प्रकार से कोई भी सब्सिडी में किसी भी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं है किसी। और बढ़ती महंगाई के अंदर कोई भी इस प्रकार की पॉलिसी भी नहीं लेके आए जिससे इस बढ़ती महंगाई को रोका जा सके। आम जो खर्चे, अब हम बात यही कर रहे थे भाई, हर चीज़ के आम खर्चे जो हैं बढ़ते जा रहे हैं और हर चीज़ के, एजुकेशन से लेके हेल्थ केयर, हर प्रकार की चीज़ के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। भाई या तो आप सुविधा इतनी अच्छी दो, अपने सरकारी स्कूल इतने अच्छे बनाओ, सरकारी हॉस्पिटल इतने अच्छे बनाओ कि भाई आम लोगों को प्राइवेट तक ना जाना पड़े। लेकिन जब तक आम लोगों को मजबूरी में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे जाना पड़ता है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो अपनी मनमर्जी से फीस बढ़ाते जाते हैं और हर साल बढ़ाते हैं। अब इसका नुकसान कौन उठाता है? आम जनता उठाती है। कोई भी इस प्रकार का कोई रिबेट है ही नहीं लोगों के लिए। 20 फरवरी से हरियाणा सेशन शुरू हो रहा है, तो क्या मुद्दे रहे, किन को उठाएंगे आप, और क्या आपको सरकार से उम्मीद है? सरकार से तो देखो कोई उम्मीद नहीं है। रही बात मुद्दों की, तो अभी हम इतनी देर से मुद्दों पे ही चर्चा कर रहे थे। ये तमाम जो मुद्दे हैं ये कोई इस प्रकार के मुद्दे नहीं है जो कोई आपने एक बार उठाए और हो गया काम। आपको लगातार इन पे काम करना पड़ेगा, लगातार इनको उठाना पड़ेगा, क्योंकि विकास एक ऐसी चीज़ है, डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो लगातार होती है। नई चीज़ें आती है, नई सोच आती है, नई समझ आती है, उसको इम्प्लीमेंट लगातार करते रहना पड़ेगा। तो हम हमेशा की तरह हरियाणा प्रदेश को जब तक विकसित प्रदेश नहीं बनता, और ना केवल विकसित प्रदेश बनता है, आगे विकसित से और अति विकसित की तरफ नहीं जाता, हम लगातार, हमारा ये प्रयास रहेगा कि उन सभी मुद्दों को उठाया जाए जिनसे हरियाणा प्रदेश आगे और बढ़ सके। अर्जुन जी, एक मुद्दा पूरे देश के अंदर गूंज रहा है, वो है यूजीसी का मुद्दा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक जरूर लगा दी है, तो आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं? क्या जो नियम बनाए गए नए वो सही हैं या गलत हैं? यूजीसी के नियम केवल और केवल समाज को बांटने के लिए बनाए। बीजेपी की एक पुरानी आदत है, ये ना जादूगर टाइप के लोग हैं। जादू देखा है ना, आप गाँव में आया करे, आप देखे करा कई बार, के बोले करे गिली गिली यहाँ करे और जादू यहाँ हो जाए। तो यही था, ये यूजीसी के जो कानून है ये केवल और केवल लोगों के अंदर कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए, समाज को बांटने के लिए, ताकि लोग एक तरफ लड़ते रहें और ये अपना फ्लॉप बजट जो है इसको पास कर दें। प्रदेश में, देश में और बहुत सारे ऐसे गंभीर मुद्दे हैं, उन सबसे भटकाने के लिए इस प्रकार से ये समाज को बांटने का काम करते हैं। ये पहली बार थोड़ी करा है। लगातार जब भी सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, हमेशा ये कोई ना कोई कंट्रोवर्सी पैदा करके समाज को बांटने का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं अर्जुन चौटाला ने खुलकर बात की है, जो भी उनके दिल में था, और तमाम मुद्दों पर सरकार को उन्होंने घेरने की कोशिश की है और जनता के सामने जो सच्चाई है उसको लाने का इन्होंने प्रयास किया है। अर्जुन जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।